आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कॉल पर पूछताछ के लिए पहुंचे तो पूरी कांग्रेस सड़कों पर निकल आई। सिर्फ नौजवान चेहरे ही नहीं बल्कि अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह बघेल और पी चिदंबरम जैसे साबिक वुज़रा भी राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एक तवील अरसे के बाद कारकुनों से लेकर पार्टी के आला रहनुमाओं तक वो अपने लीडर की हिमायत में एक तरह से मुत्तहिद नजर आए हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है काफी दिनों के बाद कि कांग्रेस एक तरह से मुत्तहिद है। अब सवाल यहां पर यही उठता है कि क्या गांधी खानदान और क्या कांग्रेस इस मौके को एक तरह से भुना पाएगी, इस मौके को एक तरह से इस मौके से कुछ हासिल कर पाएगी जिस तरह से कांग्रेस में ये इत्तेहाद दिख रहा है। हालांकि लगातार कांग्रेसी लीडरों की हम बात करें तो जो बयानात आ रहे हैं वो ईडी की इस कार्रवाई पर एक तरह से सवाल उठा रहे हैं कि यह कार्रवाई बिल्कुल मुनासिब नहीं है। कांग्रेस लीडरों के मुख्तलिफ इस पर बयानात आए हैं, लेकिन जो मौका और जो जोश कांग्रेस में एक तरह से आया है ईडी की इस पूछताछ पर राहुल गांधी के साथ, क्या कांग्रेस इस मौके को एक तरह से भुना पाएगी और इसका फायदा उठा पाएगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, ऋषि मिश्रा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संजय सरकार साहब सीनियर लीडर हैं टीएमसी के और कुछ देर में बीजेपी के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत साहब, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि एक तरफ राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि कांग्रेस में एक जोश बिल्कुल आ गया। कांग्रेस के जो नौजवान लीडर हैं उनसे लेकर जो बुजुर्ग लीडर हैं, जो तजुर्बेकार लीडर हैं, जो साबिक में मिनिस्टर रह चुके हैं, तमाम के तमाम सड़कों पर एहतजाज और प्रोटेस्ट करते नजर आए। एक नया जोश कांग्रेस में नजर आया। अबू भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक बात कहूं, एक बड़ा पुराना हमें शेर याद आ गया। कहते हैं ना, करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। जिस तरीके से मरकजी हुकूमत ने, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मोदी हुकूमत ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी बदनामियों को छुपाने के लिए, और उस पार्टी ने जो इस पार्टी का सरबराह 1 लाख रुपए की घूस कैमरे पर लेते पकड़ा गया हो, उन्होंने गांधी खानदान को बदनाम करने के लिए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, जिस पार्टी ने जंगे आजादी में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया हो, आजादी की लड़ाई लड़ी हो, उसको बेईमान साबित करने के लिए, लोगों की नजरों में गलत साबित करने के लिए जिस तरीके का कुकृत्य किया है, जिस तरीके से गलत काम किया है, उसके विरोध में कांग्रेसी, एक एक कांग्रेसी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, राहुल गांधी के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिलाकर के अपनी लड़ाई लड़ेगा पूरी तरीके। जैसे हमने अंग्रेजों को हराया, वैसे ही हमें भाजपा की मरकजी हुकूमत के जो सोच है उसको पूरी तरीके से परास्त करेंगे। आप इस चीज को देखिए ना, आप किस किस तरीके की बातें की जा रही हैं। कही जा रही है कि साहब वो एसोसिएट जर्नल जो है उसके शेयर ले लिए। अरे भाई, दफा 25 के कंपनी एक्ट में पड़ी हुई कंपनी को कोई पढ़ता नहीं, और ये जानते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जो केस ईडी ने नरेंद्र मोदी सरकार के आने के 1.5 साल बाद यानी 2015 में बंद कर दिया था, उस केस को दोबारा से शुरू किया इन लोगों ने। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दोबारा शुरू किया, प्रवर्तन निदेशालय ने दोबारा शुरू किया। क्यों किया? कोई इनको कहना नहीं, एफआईआर है नहीं, कोई एक नए पैसे का लेन देन कहीं से है नहीं, कोई मनी ट्रेल है नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग का वो है। आप बताइए मुझे, आज तक कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस बगैर एफआईआर के हुआ है क्या? नहीं हुआ है। लेकिन इन लोगों को चूंकि बदनाम करना है, साजिश करनी है, सोशल मीडिया पे साजिश करनी है, आम लोगों के सामने हुकूमत का दबदबा दिखाना है, उस लिहाज से, उस नुक्ते नजरिए से ये लोग राहुल गांधी को नोटिस दे रहे हैं, सोनिया गांधी जी को नोटिस दे रहे हैं। हम लड़ेंगे और लड़ करके जीतेंगे। चलिए, हमारे साथ इस बीच बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गुलरेज शेख साहब भी जुड़ चुके हैं। गुलरेज शेख जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। गुलरेज जी, राहुल गांधी ईडी में तो जरूर पेश हुए और उनसे पूछताछ चल रही है, आज दूसरा दिन है,
लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस में एक नया जोश नजर आ रहा है। पूरी कांग्रेस सड़कों पर नजर आ रही है। पूरे मुल्क में अलग अलग जो स्टेट हैं, अलग अलग जो शहर हैं, हर जगह कांग्रेस प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है और कांग्रेस यही कह रही है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमेशा से ये बात कहता हूं अभी भाई कि कांग्रेस जो है कोई पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये गैंग ऑफ वुल्व्स है, ये डॉन्स का गैंग्स है, ये वुल्व्स का गैंग है। और जो गैंग ऑफ वुल्व होता है वो ऐसा ही करता है, वो एक साथ आते हैं भेड़ियों की तरह, तो वही काम कर रहे हैं ये। लेकिन मुझे ताज्जुब एक बात को होता है कि आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर मैंने अपने पॉलिटिकल जीवन में इतने सारे कई ढेरों आंदोलन देखे हैं जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ होते हैं। पहली बार मुझे एक नजर आ रहा है ऐसा आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो पूछताछ हो रही है, उसके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए और मॉरलिटी के लिए भी गलत है और एक अच्छा संदेश समाज में नहीं कि अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी, देश की पुरानी पार्टी कहने वाली कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का काम कर रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के बीच में आ रही है और डरा रही है एक तरह से एजेंसियों को, एजेंसी के जो काम करते हैं, जो अधिकारी, उनको, उनके अफसरों को। हमारे सामने पहले भी बातें आई थी कि चिदंबरम साहब का जो बेटा था उसने शायद ऐसा कहा था ईडी के अफसरों को कि कल से हो सकता है कि मैं आपके जो डिपार्टमेंट है उसका मिनिस्टर बनकर आपके सामने बैठूं। तो इस प्रकार की बातें जब होती हैं देश में, इस प्रकार के गंदे आंदोलन होते हैं, मैं गंदा आंदोलन कहूंगा क्योंकि भ्रष्टाचार गंदगी है और गंदगी को जो समर्थन दे, गंदगी में जो सहयोग दे, वो आंदोलन भी गंदा ही होता है। और मैंने जो वर्ड कहा था कि ये गैंग नहीं, तो ये बात तो मैंने गलत कहा। नहीं गुलरेज जी, ये बात कि बीजेपी ईडी का सहारा लेती है, ईडी का गलत इस्तेमाल बीजेपी करती है, ये सिर्फ कांग्रेस नहीं कह रही है, पूरा अपोजिशन, दूसरी पार्टियां भी है, चाहे टीएमसी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, जितना अपोजिशन है सब यही इल्जाम लगाता है कि बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। थोड़ा सा मैं राजपूत साहब आ रहा हूं जी। मैं जो आपके व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार हुआ है। आप खुद समझ जाएंगे इस चीज को लेकर कि साहब यंग इंडिया कंपनी ने नेशनल हेराल्ड जो कि बैंकरप्ट हो चुका था, लेकिन उसकी 2000 करोड़ से भी अधिक की पूरे हिंदुस्तान भर में जो संपत्तियां हैं उसको उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने एक यंग इंडिया कंपनी बनाई। उस यंग इंडिया कंपनी ने उसके जो कर्जे को अपने ऊपर ओढ़ा और उसके जो शेयर्स निकाले, उसका 76% शेयर, मतलब उसकी एक तरह से पूरी की पूरा मालिकाना हक इन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पे कर दिया। अब यदि इनकी मेलेफाइडी इंटेंशन नहीं होती तो ये कर सकते थे कि कांग्रेस अध्यक्ष पदेन कांग्रेस अध्यक्ष, पदेन कांग्रेस उपाध्यक्ष या महासचिव जो होंगे उनके नाम पे वो शेयर होते। लेकिन ये जो है ना, शेयर थी इंडिविजुअल के ऊपर है, इसलिए कार्रवाई जो हो रही है वो इंडिविजुअल के ऊपर हो रही है, ना कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर हो रही है। क्योंकि शेयर का जो ट्रांसफर हुआ वो इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पर हुआ, अर्थात सोनिया गांधी और राहुल गांधी। आपकी यदि मेलिफाइडी इंटेंशन नहीं थी तो आपने पदेन अध्यक्ष और पदेन उपाध्यक्ष के नाम पे क्यों नहीं किया? नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी इसका जवाब दे रहे हैं। गुलरेज जी जी। असल होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी नीच, निर्लज्ज और ओछी बात करने के लिए आ जाते हैं और ये लोग इस चैनल को भी, उर्दू वाले चैनल को भी रिपब्लिक टाइप का चैनल समझ लेते हैं और ये समझते हैं कि यहाँ का व्यूअर भी उसी तरीके से इनका अपना कारकुन है, इनका अपना समर्थक है। अरे भाई, पहली चीज तो ये समझिए आप कि कोई शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं है। यंग इंडिया में 76% के शेयर जो हैं वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नाम है। वो इसलिए है कि पदेन अध्यक्ष और पदेन पदाधिकारियों को आर्टिकल 25 में नो प्रॉफिट कंपनी में, जिस कंपनी से कोई प्रॉफिट का काम ही नहीं किया जा सकता, गलत लिया जा सकता। एक मिनट बीच में मत बोलो प्लीज। और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, या तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आर्टिकल 25 के अंदर नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी अगर कोई बनी है, उसमें अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का काम होगा या उस प्रॉफिट के काम में किसी भी तरीके का 1 रुपए का भी लेन देन कोई कंपनी का डायरेक्टर करेगा या शेयर होल्डर करेगा तो वो कंपनी ही नहीं रहेगी।
उस कंपनी से एक नए पे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी इनकम टैक्स कह रही है कि 2016 में जो हमने इनकम टैक्स का वो डाला है, कहते इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया है, ये इनकम टैक्स कह रही है। आप बात समझिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी इनकम टैक्स कह रही है। आप आर्टिकल 25 के अंतर्गत कोई कंपनी बनती है, उसको सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रॉफिट काम के लिए लिया जा सकता है। कंपनी बनी ही इसलिए थी कि अबू भाई जैसे जो नेशनल हेराल्ड के, कौमी आवाज के, नवजीवन के जो कारकुन थे, उन कारकुनों को सैलरी नहीं मिली थी, उन कारकुनों को एजीएल से सैलरी नहीं, वो 67 करोड़ की सैलरी थी, वो हमने कांग्रेस से लोन लिया। कांग्रेस एजीएल को डायरेक्ट लोन नहीं दे सकती थी, इसलिए बीच में एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई जिसमें कि हम पैसा दे सकते थे, जिस पैसे से वहां पर 67 करोड़ के तो उनको दिए और बाकी 23 करोड़ रुपए सरकार के ड्यूज दिए, जिसमें बिजली के बिल बकाया थे, जिसमें वाटर टैक्स था, और ये बाकायदा सारा कागजों में है और सारा इनकम टैक्स में है और सारा सब जगह है। तभी तो 2015 में अरुण जेटली जो वित्त मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, अगर वो बेईमान है, वो भ्रष्ट है, वो नीच है, तो गुलरेज शेख बता दे, उन्हीं की सदारत में इस केस को वापस कर दिया, खत्म कर दिया गया था। अब चूंकि वो नहीं रहे, आज नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा राहुल गांधी जी को परेशान करने के लिए, सोनिया गांधी जी को परेशान करने के लिए, और इससे कहीं ज्यादा देश में बेरोजगारी की समस्या है, उससे ध्यान हटाने के लिए, महंगाई की समस्या है, उससे ध्यान हटाने के लिए, पूरे दुनिया में भारत की थू-थू हो रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए, पूरे दुनिया में, पूरे अरब वर्ल्ड में भारत को माफी मांगनी पड़ रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए इस केस को दोबारा से कर दिया। जिस केस में 1 रुपया ना तो लिया गया, 90 करोड़ कांग्रेस ने दिए और 90 के 90 करोड़ जो है 67 करोड़ बैंक, क्या नाम, आप जैसे अबू भाई, आप जैसे पत्रकारों की ड्यूज दे दिए, अगर और 23 करोड़ रुपया सरकार के ड्यूज दे दिए, 1 रुपया अगर उसमें से कहीं कहीं गया हो या एक चाराने भी कहीं गए हो, तो हमारा गला काट दीजिए। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर आप आर्टिकल 25 पढ़ करके नहीं आए गुलरेज भाई, तो ये आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं। चलिए, मैं तो चुनौती दे रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है, कुछ चीजें बड़ी पेचीदा है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ चीजें बड़ी पेचीदा एक तरह से पहली नजर में इसमें नजर आती है। मैं गुलरेज जी देखिए आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं डिबेट में जल्दी से संजय सरकार जी और ऋषि मिश्रा जी को भी जोड़ लेता हूं। संजय सरकार जी, मेरा सीधा सीधा सवाल कि टीएमसी भी इससे पहले या दूसरे जो अपोजिशन पार्टियां लगातार ये सवाल उठाती रहे और ईडी पर शक की निगाह से ईडी को देखा जाता रहा है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मैं आज अबू भाई आपको पहले मतलब जो बताना चाहता हूं, मैं 3 चीज के ऊपर बात करेंगे। राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे, सियासत और हुकूमत के बारे में। आप मेरे को समय दीजिएगा, सबको दिया है। पहले हम राष्ट्रवाद को बाद में आते हैं। हम गुलरेज जी को पूछने चाहते हैं, भगत सिंह को वो स्वतंत्रता सेनानी मानते कि नहीं? आज अगर मानते हैं तो आरएसएस को जो मतलब जो सूर्यनारायण शर्मा जी जो थे, तो उसने क्या किया था, मेरे भगत सिंह को खिलाफ में केस लड़के उसको फांसी का मंच में लगाया था। वो राष्ट्रवाद थे, राष्ट्रवाद के विपक्ष में थे, ये बोलने पड़ेंगे। सबसे बड़ा गद्दार थे कि नहीं, ये बोलने पड़ेंगे। नंबर 2, जो उसके लिए केस लड़ा था उसका नाम था आसिफ अली जी, भगत सिंह के पक्ष में। ये राष्ट्रवाद के बाद में हम बोल रहे हैं, ये राष्ट्रवाद ये मानते कि नहीं है, ये हमको जवाब चाहिए गुलरेज जी को। नंबर 2, भ्रष्टाचार। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी को समय में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। आरबीआई के गवर्नर सौरभ पांडे बोल के एक मतलब समाजसेवी सोशल एक्टिविटीज बॉम्बे पांडल पे रहने वाला है, उसने एक आरटीआई किया, तो उसमें 10 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ था। ये सौरभ पांडे ने ये किया था, उसमें ऊपर में आरबीआई का गवर्नर लिखा था। उसमें 29 आदमी था, जिसमें 28 आदमी गुजरात के थे। उसमें भ्रष्टाचार के बारे में हम बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा देश से सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। नीरव मोदी भी हाईकोर्ट में खड़ा होकर कहा है, मेरे को 35% पैसा मिला है, 65% पैसा भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी खा गए। रह गया सियासत और हुकूमत के बाद। इसको 8 साल में इतना कुछ काम नहीं किया है, जनता इनसे मुकार चुके हैं, जनता के पास भी इसको विश्वास उठ गया है। अभी इसको संगठन में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, एनआईए है, कुछ स्टेट का पुलिस है, ये इनका मेन कार्यकर्ता है, इनका कैडर ही है, इनको देके काम कर रहा है। आपको सत्ता का इतना डर है, आप राहुल गांधी को जेल में भर दीजिए, प्रियंका गांधी को भर दीजिए, सोनिया गांधी को भर दीजिए,
आप ममता बनर्जी को भर दीजिए, अभिषेक बनर्जी को भर दीजिए, केजरीवाल जी को भर दीजिए, भूपेश बघेल जी को भर दीजिए, अशोक गहलोत जी को भर दीजिए, भगवत मान जी को भर दीजिए, मतलब सरकार अपने कारनामों को छुपाने के लिए, सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करती है। सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए ईडी का सहारा लेती है। मैं गुलरेज जी आपका जवाब देंगे। नहीं संजय सरकार मैं 30 सेकंड में खत्म करने ठीक है बात पूरी करिए। मैं गुलरेज जी आ रहा हूँ जनता को नौकरी दिया, जनता कितना नौजवान को नौकरी दिया, गुलरेज जी को बोलने के लिए दिया, बोल नहीं पाएंगे। कितना 24 PSU को वो प्राइवेट को हाथ में कर दिया है। आज BSNL 50,000 करोड़ रुपए लॉस चल रहा है, एयर इंडिया 64,000 करोड़ लॉस हो चुके हैं। चलिए तो ठीक है 8 साल में ठीक है ऋषि मिश्रा जी करोड़ रुपए इनके 8 साल में लॉस हुआ है। 1954 से लेकर 2014 तक सिर्फ 13,000 करोड़ रुपया दूसरे सरकार। ठीक है नहीं बिल्कुल गुलरेज जी इसका जवाब देंगे। गुलरेज जी से हम जवाब लेंगे, गुलरेज जी इसका जवाब देंगे। मैं ऋषि मिश्रा जी काफी देर से आप वेट कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी, कांग्रेस बहुत दिनों से एक तरह से डल सी नजर आ रही थी, लेकिन जो मुसीबत कांग्रेस के ऊपर आई, राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है और इस बीच हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में एक जान सी आ गई है। कैसे से आप देख रहे हैं, क्या कांग्रेस इस मौके को एक तरह से भुना पाएगी? नहीं, निश्चित ही आपने जो सवाल उठाया है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एक तरफ कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस जहां पंजाब में थी, उत्तर प्रदेश में उम्मीद था कि कांग्रेस ठीक ठाक परफॉर्म करेगी। 5 राज्यों में, उत्तराखंड में उम्मीद था कि कांग्रेस सत्ता में फिर से वापस करेगा होगी। लेकिन जिस प्रकार से 5 राज्यों में कांग्रेस को असफलता मिला और कांग्रेस के संगठन से लेकर लीडरशिप से लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस में राहुल गांधी को लेकर या गांधी परिवार को लेकर थोड़ा बहुत ही लेकिन आवाज उठने लगे थे उनके लीडरशिप को लेकर। और स्वाभाविक है, जब आप स्ट्राइक नहीं करेंगे, सफलता पार्टी को नहीं दिलाएंगे तो आवाज उठेंगे ही। लेकिन जिस प्रकार से ईडी वाले मामले ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मौका दे दिया और आजकल आपने देखा जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में करीब जोरदार ढंग से उन्होंने प्रदर्शन किया है, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक संजीवनी मिलेगी, एक ताकत मिलेगी। लेकिन इस मोमेंटम को कांग्रेस कितना बना पाती है, रख पाती है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब आते हैं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पे। देखिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का समय समय पे केंद्र सरकार में जो भी पॉलिटिकल पार्टी रही है थोड़ा बहुत और अधिक इस्तेमाल करती है। अपने जो विपक्षी नेता हैं उनको पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए उनके छवि को खराब करती है। आप देखिए, आपको याद होगा राजीव गांधी जी का नाम बोफोर्स में आया था और राजीव गांधी जी इस दुनिया में नहीं रहे और बोफोर्स में उनका नाम आया, बाद में उनको क्लीन चिट मिला। सवाल उठता है कि तत्कालीन नेताओं ने जो राजीव गांधी पे आरोप लगाया, क्या उनके जो राजनीतिक जीवन में जो नुकसान पहुंचा, उनका व्यक्ति के एक छवि में जो नुकसान पहुंचा, क्या वे लोग जो है या जांच एजेंसियां जो है वापस कर सकती है? या फिलहाल में देखिए शाहरुख खान, आर्यन खान का मामला आपने देखा, जिस प्रकार से आरोप लगाया गया, बाद में आर्यन खान को क्लीन चिट दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल क्यों होती है। अब एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं और आप लोग उसको ध्यान सुनिएगा। ईडी को विगत 2 दशकों में जितने केस दिए गए हैं उसमें उनका स्ट्राइक रेट जो है 0.06% का, यानी 99.4% पे ईडी ने उन केसों में कंक्लूजन नहीं दे पाई है। इसका ये अर्थ नहीं होता है कि चाहे केंद्र में भाजपा रही हो या कांग्रेस रही हो, ईडी का गलत इस्तेमाल होता रहा है। गलत इस्तेमाल ईडी का सबने किया। बिल्कुल मैं वक्त की कमी, गुलरेज जी से मैं जवाब ले लेता हूं। जो बात तो सुरेंद्र राजपूत साहब ने रखी थी या संजय सरकार जी ने रखी थी कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जाता है या इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है, गुलरेज जी? देखिए, सबसे पहले तो जो क्रक्स ऑफ द मैटर सुरेंद्र राजपूत जी ने बोला उसको मुझे क्लियरिफाई करने दें। ये बात करते हैं आर्टिकल 25 की और उसके तहत ये जो बात कर रहे हैं ये जो है नॉन प्रॉफिटेबल ऑफिस है, ये बिल्कुल सही बात है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑफिस है। लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पदेन अध्यक्ष और पदेन उपाध्यक्ष
वहां नाम लिखा मैं है सुरेंद्र जी सोनिया आ रहा हूं, गांधी जी। और राहुल गांधी का, और उस लॉ को चेंज करने के अंदर केवल एक बैठक की जरूरत पड़ती है, वो उस एक बैठक में आप उस लॉ को चेंज कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग थी कि 2000 करोड़ की संपत्ति को किस कहना रिस्पॉन्स सर। सुन लीजिए, मोदी जी की सबसे नहीं आपके बीच में मोदी जी की सबसे बड़ी एक गलती हुई है कि उनको चाहिए था कि राहुल गांधी को देश का फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, क्योंकि इस आदमी को कला आती है कि 50 लाख से 2000 करोड़ कैसे बनाया जाता है। ये सारी समस्याओं को आर्थिक हल कर देता। 50 लाख डालो और 2000 करोड़ बना लो। यही तो हुआ है नेशनल हेराल्ड में। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दे रहे हैं। जी ऋषि मिश्रा जी मैं आ रहा हूं। ऋषि मिश्रा जी आ रहा हूं। जी मैं तो पहली बात तो मैं ऋषि मिश्रा जी को प्रणाम करता हूं। इन्होंने बहुत अच्छे से बहुत कम शब्दों में सारी चीजें समझा दी। इनको लंबी बात कहने के नहीं। ऋषि मिश्रा जी आपकी समझ को प्रणाम। गुलरेज शेख साहब को मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि 50,000 रुपए से 1600 करोड़ रुपए बनाना जय शाह को आता है। वो जो शाहजादा है, आप उसको बना लीजिए जरा सा, उसके चक्कर में मत फंसिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर से कहता हूं गुलरेज शेख साहब, पढ़ करके आइए। संबित पात्रा क्यों बनते हैं आप तो अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है। आर्टिकल 25 में और क्या नाम, ये बहुत स्पष्ट रूप से है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई काम एक नए पैसे का, ना तो हम उसमें कहीं कोई शेयर ले सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। आज भी 2000 नहीं 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एसोसिएट जर्नल प्रेस के AGL के पास है। एक नए पैसे की भी प्रॉपर्टी जो है वो यंग इंडिया के पास नहीं है। हम आप चाहें तो ठीक है कागज ले लीजिए। राजपूत जी। एक बात नहीं ठीक है, बड़ा देखिए बड़ा पेचीदा मसला नजर आता है। दूसरी मैं सुरेंद्र राजपूत जी ठीक है बदलने में एक मीटिंग लगती है ट्रस्टीज की। नहीं चलिए सुरेंद्र राजपूत जी मैं गुलरेज जी मैं आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत साहब इस डिबेट का जो अहम सवाल है, जो डिबेट का हिस्सा है कि कांग्रेस में एक जान सी नजर आ रही कि ऐसा तो नहीं राहुल गांधी से पूछताछ के बाद कांग्रेस फिर से पिछले वाले मोड में चली जाएगी। हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अबू हुरैरा साहब, हम भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजाएंगे। चूंकि ये सरकार गैर संवैधानिक काम कर रही है, बेरोजगारों के मुखालिफ काम कर रही है, गैर संवैधानिक काम तो बहुत से हो रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, बुलडोजर चल रहा है, उस पर कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। बुलडोजर चल रहा है, उस पर कांग्रेस सड़कों पर नजर नहीं आ रही है। हुरैरा साहब, आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जिसके मुखालिफ गलत बुलडोजर चल रहा है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इलाहाबाद में हो चाहे दिल्ली की जहांगीरपुरी में हो। दिल्ली में मुकेश शर्मा गए थे, इलाहाबाद में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष गए थे। आप एक एक आदमी के यहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, चट्टान की तरीके से खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये इस वक्त ऐसा गोदी मीडिया हो गया है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया हमें और आपको दिखाता ही नहीं है, संजय सरकार को दिखाता ही नहीं है। अरे भाई साहब, आप चलिए संजय सरकार जी कुछ कह रहे हैं। संजय सरकार जी कह रहे हैं, मैं उसके बाद आ रहा हूं गुलरेज जी। संजय सरकार जी, ठीक है संजय सरकार जी। देखिए सदन में एक बार हमने देखे थे योगी आदित्यनाथ को रोते हुए देखे थे। देखिए इतिहास बहुत मतलब जो गवाह रहता है हर चीज के बारे में। आज जो CBI, ED, इनकम टैक्स और NIA और जो स्टेट पुलिस को यूज कर जा रहा है, ये सब जितना भी डिपार्टमेंट लोकतंत्र में शायद नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। जिस दिन इसी मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएंगे, उस दिन उन लोग को याद आएंगे जबकि इस तरफ से ये होता है। बिल्कुल चलिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, अपोजिशन लगातार इस पर सवाल उठाता रहा। मेरे पास बिल्कुल अब वक्त नहीं बचा है। गुलरेज शेख साहब, मैं आपके पास भी नहीं आ पाया और ऋषि मिश्रा जी, मैं आपके पास भी दोबारा नहीं आ पाया, माजरत के साथ। लेकिन अब आगे क्या कुछ होता है और क्या कुछ निकल कर आता है देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम यह होगा कि क्या कांग्रेस में यह जान बाकी रहेगी और कांग्रेस इसी तरह से सड़कों पर तमाम मुद्दों को लेकर नजर आती रहेगी, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत साहब, संजय सरकार जी, ऋषि मिश्रा जी और गुलरेज शेख साहब डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।